हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी सबसे पहले एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज की इस क्लास में टॉप 50 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें और आप सभी एक बार शेयर करें क्लास को ताकि बाकी बच्चे भी इस क्लास को देख पाएँ जिनका भी आगे ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बट उससे पहले आप सबको बता दें, जो साथी ट्रिपल सी का अपना फॉर्म इसी मंथ अप्लाई करने वाले हैं, यानी अगर आप अगस्त मंथ में आप अपना फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो आप सबका एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ में कराया जाएगा और आप सभी के लिए अक्टूबर बैच भी लॉन्च हो चुका है। इस बैच का नाम है फतेह बैच 10.0। यहाँ पर एडमिशन आपके 2 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं। क्लास आपके 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। क्लास का समय होगा शाम 6 बजे। ये 6 बजे आपकी लाइव क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। इस बैच के अंदर आपको ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, जहाँ पर आपके थ्योरी क्लास होंगे, जहाँ पर आपके एमसीक्यू क्लास होंगे जो कि चैप्टर वाइज रहेंगे, प्रीमियम टेस्ट सीरीज रहेंगी, ई बुक्स रहेंगी, क्लास नोट्स होंगे, क्लास आपके लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे, बाइलिंगुअल क्लास होंगे यहाँ पर सभी, और कोर्स आपका 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी और भी कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं तो वो भी आपको इस बैच के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। यानी ट्रिपल सी का एक कंप्लीट बैच यहाँ पर आप सबके लिए होने वाला है। तो आप सभी इस बैच में अपने आप को एनरोल अवश्य करें। अभी इस बैच को मात्र 349 रुपये में ही आप एनरोल कर सकते हैं। इस बैच का प्राइस होगा 450 रुपीज़, बट अभी कुछ समय के लिए 349 रुपये में ये बैच आप सबको मिल जाएगा। ओके, ये ऑफर आपका मात्र 10 अगस्त तक रहेगा, ये ध्यान रखना है। 10 अगस्त के बाद इसका प्राइस होगा 450 रुपये, ठीक है। और जिनके पास में ट्रिपल सी वाईफाई का एप्लीकेशन नहीं है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया गया है GIGO यानी गीगो का पूरा नाम क्या होता है। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है गीगो का फुल फॉर्म क्या होता है, या कई बार ये पूछता है कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा। जो साथी क्लास में आ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा और जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप सभी को क्लास भी लाइक करते रहना है, जो साथी नए नए क्लास में आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए गार्बेज इन गार्बेज आउट हो जाएगा, तो ऑप्शन पहला करेक्ट है। गीगो का पूरा नाम होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी सुविधा एक्सपोर्ट एज विकल्प में उपलब्ध नहीं है। कौन सी सुविधा एक्सपोर्ट एज विकल्प में उपलब्ध नहीं है। देखो ये सवाल पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर का, और जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करते हो तो एक्सपोर्ट एज बहुत सारे ऑप्शन आपको देता है। वहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है, और यहाँ पर वो ऑप्शन एक दिया गया है जो वहाँ पर आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा ये आप सबको बताना है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी, एक्सपोर्ट एज इमेज। और देखो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनको हमें प्रैक्टिकली समझने की आवश्यकता होती है। तो जब आप थ्योरी को पढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा जो अभी बैच लॉन्च किया है उस बैच में जब आप थ्योरी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को थ्योरेटिकल वे में आपको विद प्रैक्टिकली समझाया है। तो ये चीज़ें बहुत आसानी के साथ आपके समझ में आ जाएंगी, इसलिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ एक्सपोर्ट एज इमेज का ऑप्शन हमें नहीं मिलता है, बाकी सभी ऑप्शन होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी दे दिया है आपको समझाने के लिए। आप जब लिब्रे ऑफिस राइटर में जाते हैं तो यहाँ फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं, और फाइल मेनू पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन आपको मिलता है। और जब आप एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करते हो तो इसमें एक्सपोर्ट एज PDF का ऑप्शन होता है, इसमें एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF का ऑप्शन होता है, इसमें एक्सपोर्ट एज EPUB का ऑप्शन होता है, इसमें एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज EPUB का ऑप्शन होता है, बट यहाँ कहीं भी एक्सपोर्ट एज इमेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट भी ऐड कर सकते हो, और जब आप टेम्पलेट ऐड करते हो तो उस समय उसका एक्सटेंशन नेम क्या बनेगा। मीन आपने राइटर में कोई टेम्पलेट का यूज़ कर लिया है,
अच्छा, अब ये भी पूछ सकता है कि टेम्पलेट के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, तो आपको नोट कर लेना है कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और इसके साथ में एन, कंट्रोल शिफ्ट एन आपको प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन आपको प्रेस करना है किसके लिए, टेम्पलेट लेने के लिए, यानी नया टेम्पलेट लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन आप प्रेस कर सकते हैं। बट अगर आपसे ये पूछे कि एक्सटेंशन क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, .ott होता है, OTT होता है, ये सभी को ध्यान रखना है। पहले वेब ब्राउज़र की खोज किसने की थी, आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट वेब ब्राउज़र की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला वेब ब्राउज़र की खोज किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी, टिम वर्नर्स-ली के द्वारा फर्स्ट वेब ब्राउज़र तैयार किया गया था। देखो थोड़ा सा इसके बारे में और समझते हैं। फर्स्ट वेब ब्राउज़र और ब्राउज़र एडिटर रेदर वाज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इसको नाम दिया गया था वर्ल्ड वाइड वेब, एज आफ्टर ऑल व्हेन इट वाज रिटन इन 1990 इट वाज द ओनली वे टू सी द वेब, यानी 1990 में इसको बनाया गया था और यही केवल एक तरीका था वेब पर जाने के लिए, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। मच लेटर इट वाज रिनेम्ड नेक्सस, लेकिन बाद में इसे क्या किया गया, नेक्सस नाम से रिनेम कर दिया गया, यानी इसका नाम नेक्सस कर दिया गया, इन ऑर्डर टू सेव कन्फ्यूजन बिटवीन द प्रोग्राम एंड द अब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन स्पेस विच इज़ नाउ स्पेल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जो वर्ल्ड वाइड वेब था इसके जैसा इसका भी नाम था, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से इसको क्या कर दिया गया, नेक्सस बाद में कर दिया गया था। तो पहला वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है, जो कि टिम वर्नर्स-ली के द्वारा ही डेवलप किया गया था, बनाया गया था। लिब्रे इम्प्रेस में स्लाइड जंप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, अब ये भी सवाल काफ़ी पूछता है, स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट कुंजी, ठीक है, यानी लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट कुंजी, ये इसका नाम होता है पूरा, इसका मतलब होता है लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो सही जवाब ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑल्ट शिफ्ट F5 हो जाएगा, ऑल्ट शिफ्ट F5 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखो, आस्काई स्टैंड फॉर मीन, आस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है, आस्काई का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पहला, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करेक्ट आंसर होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्या दो दोस्तों का ईमेल एक जैसा हो सकता है, क्या दो दोस्तों का ईमेल एक जैसा हो सकता है, सेम हो सकता है। देखो जो साथी क्लास में आते जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, और आप सभी बच्चे शेयर अवश्य करते रहो क्लास को बाकी के साथ में जिनका भी पेपर है, ठीक है। तो आप सभी बच्चों के साथ में जहाँ जहाँ भी ग्रुप्स आपने बना रखे हैं वहाँ आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्या दो दोस्तों का ईमेल एक जैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करना पड़ेगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला सवाल, फेसबुक पर अधिकतम कितने फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, कितने फ़ोटो आप एक साथ में अपलोड कर सकते हैं फेसबुक पर, इसका जवाब आपको देना है। तो देखो पहले 30 कर सकते थे, बट इस समय अभी फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं 80, यानी 80 फ़ोटो आप फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है, और इस फेसबुक पर आप अकाउंट बनाने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 13 ईयर ओल्ड आपकी आयु होनी चाहिए फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए, ओके। और अगर फेसबुक के फाउंडर की बात की जाए तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं। इसकी पेरेंट्स कंपनी की बात की जाए तो मेटा इनकॉर्पोरेशन इसकी पेरेंट्स कंपनी है। हु इज याहू मैसेंजर रिलेटेड टू, यानी याहू मैसेंजर किससे संबंधित है, याहू मैसेंजर रिलेटेड टू व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही जवाब सभी बच्चे बताएंगे कौन सा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका पहला करेक्ट होगा, याहू मैसेंजर किससे संबंधित है, व्हाट्सएप से संबंधित है, ठीक है, यानी एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है या इंस्टेंट मैसेजिंग से संबंधित है। हॉटमेल में कितने साइज की फाइल को जोड़ सकते हैं, हॉटमेल में कितने साइज की फाइल हम अपलोड कर सकते हैं। जैसे पूछता है ना, जीमेल में आप कितने साइज की फाइल को अपलोड कर सकते हैं,
तो 25 MB तक की कर सकते हैं। या याहू में पूछेगा तो भी यही रहेगा आपका, याहू मेल और जीमेल में 25 MB तक की फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। आउटलुक की बात करें तो इसमें 20 MB तक की फ़ाइल को आप अपलोड कर सकते हैं, 20 MB। बट यहाँ पूछा है हॉटमेल में कितने साइज़ की आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 10 MB हो जाएगा। 10 MB तक की फ़ाइल को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगला सवाल है, सुजुकी कंपनी MRF से टायर परचेज करती है तो यह कैसा व्यवसाय होगा। मान लिया एक सुजुकी कंपनी है जो MRF से टायर को परचेज करेगी, तो दोनों कंपनी हैं यानी दोनों ही बिजनेस हैं, तो यहाँ पर B2B में आ जाएगा ये सब, है ना। तो बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लिब्रियोफिस कैल्क में रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम रो कितनी होती हैं लिब्रियोफिस कैल्क में। तो अगर हम रो की बात करें तो 10,48,576 यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर मैक्सिमम कॉलम की बात की जाए तो पहले 1024 हुआ करते थे, बट अब कितने होते हैं, अब आपके कॉलम हो गए हैं 16,384। अब कॉलम की संख्या है 16,384। अंतिम कॉलम का नाम क्या होगा, XFD नाम होगा। पहले क्या था, AMJ नाम था, बट अब क्या हुआ, XFD हो गया है। इम्प्रेस में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है। इम्प्रेस में ये कल ही सवाल पूछा गया था, इम्प्रेस में अधिकतम जूम आप कितना कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जूम हम कर सकते हैं 3000% और मिनिमम कर सकते हैं 5%। ठीक है, मिनिमम 5% और मैक्सिमम 3000% हम जूम कर सकते हैं। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट है। PMJDY का नाम प्रधानमंत्री जनधन योजना होता है। PMJDY का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या होता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना होता है PMJDY का पूरा नाम। अगला सवाल देखिएगा, लिब्रियोफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन होता है। लिब्रियोफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। अगर बात करें इम्प्रेस में फाइल एक्सटेंशन की तो यहाँ पर ODP हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। राइटर का ODT होता है, ये किसका होगा, राइटर का होगा। कैल्क का ODS होता है, ये किसका होगा, स्प्रेडशीट इसको आप बोलेंगे। ठीक है, लिब्रियोफिस कैल्क होगा। और ODP किसका होगा, प्रेजेंटेशन आप इसे बोलेंगे, यानी लिब्रियोफिस इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है प्रेजेंटेशन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे, मेन ODP आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। CPU का भाग है, द पार्ट ऑफ CPU, माउस, ALU, प्रिंटर, कीबोर्ड या इसमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो CPU का भाग है कौन सा, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। लिब्रियोफिस कैल्क में एक सेल से अगली सेल में जा सकते हैं। आप एक सेल पर हैं, इस वाले पे हैं और अगली वाले पे जाना चाहते हैं, किसका यूज करोगे। ऐसा करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, अगली सेल पर जाने के लिए किसका यूज आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको टैब बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही टैब प्रेस करते हैं तो याद रखना है टैब से क्या होता है, नेक्स्ट सेल पर चले जाते हैं। और अगर आपने शिफ्ट दबाया उसके बाद टैब प्रेस किया तो क्या होगा, शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करोगे तो क्या होगा, प्रीवियस सेल पर चले जाओगे, पिछली सेल पर चले जाओगे। यानी टैब दबाएंगे तो अगली सेल पर और शिफ्ट टैब दबाएंगे तो प्रीवियस सेल पर। ठीक है, अगर आपने एंटर बटन दबाया तो क्या होगा, तो आप जिस सेल पर होंगे उसके नीचे वाली सेल पे आ जाएंगे, सेल से नीचे वाली सेल पे आ जाएंगे एंटर के साथ में। और अगर आपने शिफ्ट के साथ में एंटर दबाया तब क्या होगा, तो आप जिस सेल पर होंगे उससे ऊपर वाली सेल पे पहुंच जाएंगे। तो सेल से ऊपर जाने के लिए शिफ्ट के साथ एंटर, नीचे आने के लिए केवल एंटर, आगे जाने के लिए ऑल्टर कुंजी और वापस पीछे जाने के लिए शिफ्ट के साथ में ऑल्टर कुंजी दबाना होगा। तो ये सारी बातें याद रखना है, इनमें से भी सवाल पूछा जाता है। डैश को स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का उपयोग किया जाता है। वोलेटाइल डेटा, परमानेंट डेटा, टेम्परेरी डेटा या इसमें से कोई नहीं। किस प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं।
तो आंसर हो जाएगा बी, परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 20 में पूछा गया है एआई के जनक किसको माना जाता है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका जनक जॉन एम कार्थी को माना जाता है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। पीएमएसबीवाई योजना के अंतर्गत दुर्घटना पर क्षतिपूर्ति, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्षतिपूर्ति कितनी दी जाती है। हाउ मच, यहाँ पे ना पूरा सवाल ही गलत हो गया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पर दुर्घटना बीमा योजना में आपको क्षतिपूर्ति कितनी दी जाती है। अगर दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ में तो क्षतिपूर्ति आपको कितनी मिलती है यहाँ पे, 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की या फिर 5 लाख रुपए की। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर आपका। सही जवाब करिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति आपको दी जाती है। राइट आंसर आपका क्या होगा, 2 लाख रुपए। इम्प्रेस में कुल मेनू की संख्या कितनी होती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टोटल नंबर ऑफ मेनूज कितने होते हैं। तो देखिए अगर हम इम्प्रेस में मेनू की बात करें तो 10 होते हैं, और राइटर में हम देखें या लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम देखें तो इसमें कितने होते हैं, 11 मेनू होते हैं। इम्प्रेस में आपके 10 मेनू होते हैं। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था। फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का नाम आपको बताना है। तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा मोजाइक, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। निम्न में से फंक्शन विजार्ड का शॉर्टकट कुंजी कौन सा है। फंक्शन विजार्ड के लिए कौन सा कुंजी हम इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन विजार्ड मीन बहुत सारे फंक्शन की लिस्ट आ जाती है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करने से क्या होगा, फंक्शन विजार्ड आपका ओपन हो जाता है। अगला सवाल है IMPS NEFT से तेज है। 25 कहता है IMPS NEFT से तेज है, फास्ट है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। IMPS NEFT से फास्ट है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपको करना है। IMPS भुगतान सेवा 24 घंटे होती है, 24 आवर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कभी भी भुगतान कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये ट्रू आपका हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। इनमें से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। 27 का आपको जवाब करना है। इनमें से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। क्या होगा, हॉटमेल, जीमेल, बिंग या याहू मेल। कौन सा ईमेल की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। तो देखो यहाँ पर ना बिंग नहीं करता है, हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल सब तो ईमेल की सर्विस दे रहे हैं, बट बिंग ईमेल की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। 28 कहता है निम्न में से इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द को किसने गढ़ा, मीन किसने इसको बनाया या किसने पहली बार IoT शब्द दिया, IoT का नाम दिया, ऐसे पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, केविन आस्टन, करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट है। निम्न में से कौन सा सामान्य ईमेल प्रदाता नहीं है। कौन सा एक सामान्य ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। याहू मेल, हॉटमेल, AOL मेल या क्रोम मेल। अब बताओ इसमें क्या होगा 29 में। और भाई आप सब ना क्लास को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ आप सभी क्लास को लाइक करें और क्लास को शेयर भी करें बाकी बच्चों के साथ में। दूसरा, जो साथी चैनल पर नए हैं तो आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि इसी प्रकार से बहुत सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। तो आप सबको सब्सक्राइब भी कर लेना है। बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी को चेक करना है, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी आपको प्रेस कर लेनी है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा क्रोम मेल। क्या होगा, निम्न में से कौन सा सामान्य ईमेल प्रदाता नहीं है। क्रोम मेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा ईमेल घटक आपको संदेश का मुख्य विषय या उद्देश्य निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। कौन सा ईमेल घटक आपको संदेश का मुख्य विषय या उद्देश्य निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर, क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो देखो बात की जा रही है संदेश का मुख्य विषय की,
तो विषय कौन बताएगा? सब्जेक्ट लाइन बताएगा। भाई सब्जेक्ट जब आप किसी को मेल कर रहे होंगे तो सब्जेक्ट में आपको लिखना होता है कि आप किस टॉपिक पर मेल कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट विषय के बारे में बताता है कि मेल क्यों आपके पास आया है या किसी के पास आप क्यों मेल भेज रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? 31 में क्या पूछा है? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो बताओ जरा इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर। प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है? तो यहां पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोटोशॉप प्रोग्रामिंग भाषा में नहीं आता है, बाकी जावा, C++, पाइथन ये सब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। 32 में आपको बताना है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एन IP एड्रेस। एक IP एड्रेस का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है? IP पते का क्या उद्देश्य है, आपको ये बताना है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? फटाफट से सभी को जवाब करना है और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, टू आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क पर एक कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना, पहचानना ही IP एड्रेस का काम होता है। इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला सवाल है HTTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कितना होता है? यानी अगर HTTP का यूज किया जा रहा है तो इसका पोर्ट नंबर कितना होगा? तो यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा 80 होगा, बट HTTPS का पोर्ट नंबर कितना होगा? तो 443 होगा। ठीक है, केवल HTTP जो सिक्योर नहीं है उसका 80 होता है, जिसमें सिक्योरिटी लगी होती है S बना होता है, तो जिसमें S बना होगा उसका पोर्ट नंबर होगा 443। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है? कौन सा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है? 34 में आपको आंसर देना है। तो अगर हम डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो MySQL हो जाएगा। MySQL आपका राइट आंसर होगा। व्हाट डज द एक्रोनिम SQL स्टैंड फॉर? मीन SQL का फुल फॉर्म आपको बताना है। पूरा नाम क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया रखा है पहले से, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। 36 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा का उदाहरण नहीं है? कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा का एग्जाम्पल नहीं है? क्या होगा इसमें राइट आंसर? अगर हम क्लाउड स्टोरेज सेवा की बात करें तो कौन सा नहीं है? फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, गूगल ड्राइव की बात करें, ड्रॉपबॉक्स की बात करें, iCloud की बात करें, ये सब हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल देखो, DNS सर्वर का उद्देश्य क्या है? 37 DNS सर्वर का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर टू कन्वर्ट डोमेन नेम टू IP एड्रेस, टू प्रोवाइड ईमेल सर्विसेज, टू सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन, टू स्टोर वेबसाइट फाइल। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा टू कन्वर्ट डोमेन नेम टू IP एड्रेस, यानी डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना। व्हाट डज SSL TLS इंक्रिप्शन प्रोवाइड? SSL TLS इंक्रिप्शन क्या प्रदान करता है? सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र, सिक्योर वेबसाइट ब्राउजिंग, सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन। तो ये सभी सुविधाएं मिल जाती हैं हमें, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा फिर आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार नहीं है? कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, एक टाइप नहीं है? रैम दिया गया है, CPU दिया गया है, रोम दिया गया है और कैसे मेमोरी दिया गया है। तो 39 का जवाब करना है आप सभी बच्चों को। क्या होगा इसमें राइट आंसर? अगर हम बात करें कंप्यूटर मेमोरी का कौन सा एक प्रकार नहीं है तो यहाँ CPU होगा फिर आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण नहीं है? कौन सा ऐसा है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का एग्जाम्पल नहीं है? क्या होगा इसमें राइट आंसर? बताइए। 41 का आपको आंसर करना है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फोर्ट्रान। और फोर्ट्रान का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछें तो इसका मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ काम करती है? कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट काम करती है, सबसे तेज़ काम करती है? यस रैम, डी रैम, SD रैम या इसमें से कोई नहीं?
तो यहाँ पे याद रखना है यस रैम आपका सही जवाब हो जाएगा। स्टैटिक रैम इसका फुल फॉर्म होता है, थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। यस रैम इज कॉल्ड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी इसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम इज दैट एस रैम इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, यानी जो एस रैम होती है वो फ्लिप फ्लॉप्स से बनी होती है, यानी ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट टू स्टोर डेटा बिट। वाइल डी रैम की बात करें तो डी रैम इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, ठीक है। एस रैम इज यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सच एज कैशे मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो एस रैम होता है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम की कैशे मेमोरी में होता है। सो एस रैम इज फास्टर दैन डी रैम, इसलिए एस रैम डी रैम से तेज होती है, फास्ट होती है, क्योंकि एस रैम बनी होती है फ्लिप फ्लॉप्स पर, ठीक है। और जो आपका डी रैम होता है वो ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स से बनी होती है। तो कैपेसिटर्स की वजह से ना डी रैम को क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एस रैम काफ़ी फास्ट होती है डी रैम से। अब देखिए अगर हम रैम की बात करें तो रैम को दो भागों में बांटा गया है। रैम का एक पार्ट होता है एस रैम जिसे स्टैटिक रैम कहते हैं, और दूसरा डी रैम जिसे डायनेमिक रैम कहते हैं। अगर हम डी रैम की बात करें तो डी रैम को भी दो भागों में बांटा गया है। एक आर डी रैम होता है जिसे रैम बस डायनेमिक रैम कहते हैं, और एक एस टी रैम होता है जिसे सिंक्रोनियस डायनेमिक रैम कहते हैं। अगर हम एफ डी रैम की बात करें तो एफ डी रैम के भी कई सारे टाइप आते हैं, जैसे डी डी आर एस टी रैम आता है, फिर डी डी आर 2 आता है, 3 आता है, 4, 5 आता है। तो आज की डेट में हम सभी इस्तेमाल करते हैं डी डी आर 2, डी डी आर 3, डी डी आर 4, डी डी आर 5। तो ये वाली हम रैम इस्तेमाल आज की डेट में करते हैं। DDR5 FD रैम इज इंट्रोड्यूस्ड इन 2021, यानी 2021 में आया आपका कौन सा DDR5, जो सबसे लेटेस्ट, इट इज़ द लेटेस्ट डी रैम। यानी अगर आप कहें कि सबसे लेटेस्ट वाला डी रैम कौन सा है तो वो होगा DDR5, DDR5 FD रैम हो जाएगा फिर, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्कैप से क्या ओपन होता है, 43 में आंसर करना है। कंट्रोल के साथ जब स्कैप दबाते हो तो क्या ओपन होगा, स्टार्ट मेनू। क्या ओपन होगा, स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में स्कैप बटन प्रेस करते हो। निम्न में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की तो क्या हो जाएगा, MS DOS हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। आपके कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, आप अपने कंप्यूटर को हैकर से बचाना चाहते हैं तो क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, UPS, USB दिया है, VLC दिया है, फायरवॉल दिया है या स्क्रिप्ट दिया है। तो यहाँ पर देखो फायरवॉल आपका राइट आंसर फिर हो जाएगा। अब यहाँ पर फायरवॉल के स्थान पर अगर मान लिया यहाँ एंटीवायरस दिया होता तो उसको भी सही कर सकते थे, ठीक है। देखिए इन कंप्यूटिंग अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। यानी पहले से जो इसमें सिक्योरिटी रूल्स दिए गए हैं उसके बेसिस पर ये इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक पर क्या करता है, चेक करता है, सिक्योरिटी को बनाए रखता है कि कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज़ तो नहीं है, यानी कोई हमारे सिस्टम के लिए नुकसानदायक चीज़ तो नहीं है, उसको ये ब्लॉक करता है, उसको ये डिलीट करता है। कंप्यूटर प्रणाली का वह भाग जो उपयोगकर्ता को अनधिकृत रूप से सूचना प्राप्त करने से रोकता है, परंतु उस सूचना को नहीं रोकता जो उन्हें भेजी जाती हैं। यानी जो सूचनाएं कंप्यूटर के लिए ही हैं उनको नहीं रोकेगा, उनको ब्लॉक नहीं करेगा, बट जो अनधिकृत होती हैं उनको क्या करेगा, उनको रोक देगा। ये होता है आपका फायरवॉल। तो फायरवॉल हमारी सिक्योरिटी के लिए होता है, सिस्टम की सुरक्षा के लिए बनाया गया होता है। ये मॉनिटर करता है सभी इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा को। किसके द्वारा कंप्यूटर में समय और दिनांक अपडेट किए जाते हैं, आपके कंप्यूटर में समय और दिनांक जो रहता है वो किसके द्वारा अपडेट होता रहता है, CMOS के द्वारा, है ना। CMOS नाम का क्या होता है, एक सेल लगा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और ये जो CMOS बैटरी होता है ये रोम को पावर सप्लाई करता है। रोम के अंदर ही एक प्रोग्राम होता है जिसे बायोस का नाम दिया गया है, और इस बायोस की वजह से ही, यानी बायोस के अंदर क्या होता है, हमारा डेट एंड टाइम का सेटिंग होता है। तो बायोस कैसे चलता है, CMOS की वजह से चलता है ना, तभी हमारा डेट एंड टाइम वहाँ पर सुचारू रूप से काम कर पाता है। कौन सा भाषा या कौन सी भाषा अनुवादक सोर्स कोड कोई मशीन भाषा में बदलता है, कौन सा भाषा अनुवादक
सोर्स कोड को मशीन भाषा में बदलता है, ऐसे है, ठीक है। विच लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, वर्चुअल मशीन या ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये भी करता है और ये भी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की आपकी मेमोरी है, बताओ। तो ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो कैसी मेमोरी है, ऑप्शन बी, सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कह सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। पेज के विभिन्न प्रकार के मोड क्या हैं, अलग अलग टाइप के जो मोड हैं पेज के वो क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। एक आपका कैसा होता है, पोर्ट्रेट होता है, और एक आपका पेज लैंडस्केप मोड में आप उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। और अगला सवाल है, वर्कशीट में कॉलम को सिलेक्ट करने की कुंजी बताइए। आप पूरा कॉलम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वर्कशीट में। तो पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबाते हैं। पूरा रो सेलेक्ट करने की बात हो तो शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाते हैं। पूरा वर्कशीट सेलेक्ट करने की बात हो तो कंट्रोल, शिफ्ट और फिर स्पेस बार दबाते हैं। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं जो आप सबको याद रखना है। बाकी आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करेंगे। जो साथी एग्जाम देने जा रहे हैं आप सभी को ऑल दी बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आप सब एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। जो भी प्रश्न आपको याद रहें आप हमें भेजें। प्रश्न आप हमें 9452299436 पर भेज सकते हैं। ओके, तो आप सभी इस नंबर पर अपने प्रश्न भेजिएगा। जैसा भी आपके प्रश्न में क्वेश्चन आते हैं, और कोशिश करना है कि वो प्रश्न भेजें जो अभी तक आपने नहीं पढ़े। कुछ नए प्रश्न अगर आपको मिलते हैं तो उन प्रश्नों को आपको हमें भेजना है ताकि हम बाकी बच्चों की हेल्प कर पाएँ जिनका भी आगे SSC का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और आप सभी जिन्होंने अभी तक SSC बाईफार्सिटी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ से SSC बाईफार्सिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर SSC अक्टूबर के लिए जो बैच हमने अभी लॉन्च किया है उस बैच को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।